हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम ऑर्गेनाइजिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, डिफाइन द टर्म ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है सर? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज को, और उसके बाद उनको क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज एंड इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी रिलेशनशिप्स को अमंग जॉब पोजीशंस। ठीक है सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? Formal organization means the organization structure designed and established by management। किसने इसको डिजाइन और इस्टेब्लिश किया है? मैनेजमेंट ने, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्यों किया गया है इसको? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। इट इज एन ऑफिशियल सिस्टम। क्या होता है ये? ऑफिशियल सिस्टम होता है ऑफ क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, किस चीज का? रिलेशनशिप्स और उनकी एक्टिविटीज का, विच आर इंटेंडेड टू डिवाइड एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो क्या करती है? डिवाइड करती है और इंटीग्रेट करती है एक्टिविटीज किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। People working together in the formal organization interact और communicate with each other। ठीक है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क ग्रेजुअली दे डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस। ठीक है, उसके साथ क्या होता है, वो लोग अपना एक फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट कर लेते हैं। एंड फॉर्म स्मॉल सोशल ग्रुप्स। ठीक है, उसके अंदर फिर क्या हो जाता है, ग्रुप बन जाता है। जैसे आप लोग स्कूल में जब जाते हैं, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्कूल के अंदर, लेकिन आपस में बातचीत करना, तो उससे क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है दोस्तों का। ठीक, वही चीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है। द नेटवर्क ऑफ दी सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को क्या कहा जाता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच मेजर और बेसिक फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। ठीक है, हर मेजर और बेसिक फंक्शन को क्या किया जाता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। बेसिक और ऑर्गेनिक फंक्शंस आर द फंक्शंस द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज वाइटल एंड एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बेसिक और ऑर्गेनिक फंक्शन क्या होता है? ये वो फंक्शन होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ईच डिवीजन लुक्स आफ्टर द प्रोडक्शन। ठीक है, हर डिवीजन प्रोडक्शन को देखता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, जो एक्टिविटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, इसको नंबर ऑफ डिविजन्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, डिविजन्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। और डिवीजन किसके बेसिस पे होता है? प्रोडक्ट्स की बेसिस पे होता है। एवरी मेजर प्रोडक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेपरेट डिवीजन। हर एक मेजर प्रोडक्ट किस में होता है? सेपरेट कर दिया जाता है एक डिवीजन के अंदर। ठीक है, ईच डिवीजन लुक्स आफ्टर द प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस ऑफ वन प्रोडक्ट लाइन। जिस प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट लाइन है, तो वो अपने प्रोडक्शन को देखेगी, सेल्स को देखेगी और फाइनेंस को देखेगी कि किस तरीके से हमारा फाइनेंस चल रहा है, किस तरीके से हमारी सेल चल रही है प्रोडक्ट की, और किस तरीके से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। फिर आता है, व्हाट यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से आप क्या समझते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टेक्स प्लेस व्हेन अ मैनेजर असाइंस अ पार्ट ऑफ हिज वर्क टू अदर। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कब होती है? जब एक मैनेजर क्या करता है, अपने काम के किसी हिस्से को किसी और को असाइन करता है। ठीक है, एंड गिव्स देम द अथॉरिटी टू परफॉर्म द असाइन टास्क। ठीक है, और उनको क्या देता है? अथॉरिटी देता है कि वो उस असाइन टास्क को क्या करे? परफॉर्म करे। द मैनेजर हु डेलीगेट्स अथॉरिटी होल्ड हिज सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जिस सबऑर्डिनेट को उसने क्या किया है? अथॉरिटी दी है,
ठीक है, वो क्या करता है, सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबल मानता है फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन टास्क। ठीक है, उसने प्रॉपरली उस काम को किया है या नहीं किया है। फिर कहता है डिफाइन द टर्म सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिटेंशन और कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, यानी कंसंट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ एक जगह पे ही है फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कुछ ही लोग के पास क्या है? डिसीजन मेकिंग की पावर है। ठीक, एट टॉप और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कहाँ पे ये रहती है? सिर्फ टॉप और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर होती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट या हायर लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? अपने पास पावर रखती है कि वही सिर्फ डिसीजन ले सकती है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बी सेंट्रलाइज व्हेन टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी फॉर मेकिंग ऑलमोस्ट ऑल डिसीजन। यानी सारे डिसीजन लेने की पावर सिर्फ अगर टॉप मैनेजमेंट अपने पास रखती है तो फिर उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड रहेगी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मींस सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर डिसीजन टेकिंग एंड एक्शंस एप्रोप्रिएट एट द रिस्पेक्टिव लेवल्स। यहाँ पे क्या होता है? डिस्पर्सल होती है। क्या होती है? डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, यानी बांटी जाती है अथॉरिटीज। ठीक है, इन ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में, एंड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी लेवल्स है मैनेजमेंट के उसके अंदर, फॉर डिसीजन टेकिंग, यानी हर कोई यहाँ पे डिसीजन अपने डिपार्टमेंट का ले सकता है, हर कोई अपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिसीजन ले सकता है। एंड एक्शंस एप्रोप्रिएट एट रिस्पेक्टिव लेवल्स, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? अथॉरिटी को बांट दिया गया। सेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा था? हमने अपने पास सुप्रीम अथॉरिटी रखी है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? हमने अथॉरिटी को पूरा बांट दिया सब लोगों को। अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या बेनिफिट मिलता है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला कहता है स्पेशलाइजेशन। In the process of organizing, the work is divided and subdivided into compact job। क्या होता है? काम को बांटा जाता है। ठीक है, किसमें? छोटी छोटी जॉब में। Similar jobs are grouped together। ठीक है, एक जैसी जॉब क्या करी जाती है? आपस में ग्रुप कर दी जाती हैं into departments और डिवीजन, और वो क्या बन जाता है? एक डिपार्टमेंट या फिर एक डिवीजन बन जाता है। Thus organizing promotes specialization। इससे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है। ठीक, स्पेशलाइजेशन क्यों? क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक ही तरीके का काम करेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा। ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मैचिंग ऑफ जॉब्स एंड पीपल एनेबल्स बेटर यूज ऑफ ह्यूमन टैलेंट। ठीक है, जो जॉब जिस इंसान को करनी चाहिए उसको वो जॉब दे देना, जो जॉब एक इंसान कर सकता है उसको वो जॉब प्रोवाइड कर देना। ठीक है, मैच करवाना। इससे क्या होता है? मैच करवाने से क्या होता है कि हम ह्यूमन के टैलेंट को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी में एक्सपर्ट है, उसी काम को करने में, तो उसको अगर हम वही काम करने को देंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करके हमको देगा। एंड प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ को भी इससे क्या होता है? जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि वो उसी के अंदर एक्सपर्ट था, वो वही काम करेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करने में, यानी एक जैसा काम 2 बार हो गया। एंड ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कोई चीज़ छूट गई। ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे छूट गई, इसको भी अवॉइड करने में मदद करती है। अमंग वेरियस एम्प्लॉयज एंड वर्क यूनिट। फिर कहता है सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है तो फिर उससे क्या होता है? एक सिक्योरिटी मेंटेन होती है। ठीक है, क्या होती है? सिक्योरिटी क्रिएट होती है। ठीक, सपोर्ट एंड सेटिस्फैक्शन टू मैनेजर्स एंड वर्कर्स परफॉर्मिंग देयर असाइन्ड टास्क। फिर आता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैन मल्टीप्लाई इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या कर सकती है? मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर सकती है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन कीपिंग वेरियस एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल। ठीक है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने बना रखी है तो फिर क्या होगा? आपकी सारी चीज़ें अपने अंडर कंट्रोल रहेंगी। एंड इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज, और कैपेसिटी भी आपकी एंटरप्राइज की बढ़ जाएगी। अडेप्टेशन टू चेंज
ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट टू चेंजेस इन वर्कलोड। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हेल्प करती है एडजस्ट करने में चेंजेस इन वर्कलोड को, ठीक, कॉज्ड बाय चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्यों वर्कलोड कैसे चेंज हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा क्या हुआ, चेंज हो गया। और आपने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ रखा है, क्या होता है, डायनामिक होता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। न्यू एंड बेटर मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। नए और बेहतर मेथड्स आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से, नई टेक्नोलॉजी को लेके आके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आ रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज टू डिवाइड द टोटल वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। पूरे काम को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है कई हिस्सों में। डिवाइडिंग द वर्क इनटू जॉब इज नेसेसरी। क्यों ये नेसेसरी है, बिकॉज द एंटायर वर्क कैन नॉट बी डन बाय वन इंडिविजुअल, क्योंकि सारा काम एक इंसान नहीं कर सकता है। इस वजह से पूरे काम को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा। ग्रुपिंग जॉब्स और एक्टिविटी। वंस जॉब्स एंड एक्टिविटीज आर डिफाइंड, एक बार डिफाइन कर दिया आपने, बांट दिया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई और ग्रुप देम इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। फिर क्या होगा, उनको ग्रुप किया जाएगा एक मैनेजेबल यूनिट के अंदर। एंड प्लेस ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज अंडर द चार्ज ऑफ मैनेजर। हर एक ग्रुप की एक्टिविटीज को एक मैनेजर के चार्ज में रखा जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंटेशन कहा जाता है। फिर आता है अगला इस प्रोसेस, वो है असाइनिंग ड्यूटीज। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इज असाइन टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट, ठीक है। हर एक्टिविटी, हर ग्रुप की एक्टिविटी को उसको असाइन किया जाता है जो उसके अंदर बेस्ट हैगा, ठीक है, जो उसको बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकता है। वाइल असाइनिंग ड्यूटीज द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ पीपल शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। इन सब चीज़ों को ड्यू कंसिडरेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगला स्टेप आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आफ्टर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एक बार आपने ड्यूटीज असाइन कर दी, उसके बाद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू ईच इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है। विदाउट सच अथॉरिटी अ पर्सन कैन नॉट कैरी आउट द असाइन जॉब, ठीक है। अगर आपने ये अथॉरिटी नहीं दी तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, जो भी उसको काम दिया गया है वो काम नहीं कर पाएगा। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज देयरफॉर एन एसेंशियल स्टेप, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फिर आता है आखिरी प्रोसेस, वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। The activities and efforts of different individuals are then properly synchronized। इनको क्या किया जाता है, एक प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज किया जाता है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पोजीशंस आर क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप, जो आपस में रिलेशनशिप हैंगे, उनको क्या किया जाता है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है। सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम होम ही इज टू टेक ऑर्डर्स एंड टू होम ही कैन इश्यू ऑर्डर्स। इससे क्या होता है, अगर हमने डिफाइन कर दिया क्लियरली इंटर रिलेशनशिप के हमारा ऊपर वाले सामने वाले से क्या रिलेशनशिप है, हमारा दूसरे इंसान से क्या रिलेशनशिप है, अगर हमने इसको क्लियरली डिफाइन कर दिया तो हमको ये चीज़ पता होगी कि हम किससे ऑर्डर लेंगे और हम किसको ऑर्डर देंगे, ठीक है। हम किससे ऑर्डर ले सकते हैं और हम किसको ऑर्डर दे सकते हैं, ये चीज़ हमको पता चलेगी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है इट इज डेलिब्रेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये डेलिब्रेटली क्रिएट किया जाता है, यानी जानबूझ करके क्रिएट किया जाता है। कौन करता है इसको, टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करती है। फिर कहता है इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। किस पे बेस्ड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पे बेस्ड होता है। इट हैज रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इट इज डेवलप थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कैसे डेवलप किया जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जरिए। इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया जा सके। फिर कहता है गिव द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या एडवांटेजेस है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के।
पहला कहता है द ड्यूटीज एंड रोल ऑफ ईच मेंबर इज क्लियरली डिफाइंड। इसके अंदर क्या होता है, हर एक की ड्यूटी और हर एक का रोल क्लियरली डिफाइन किया जाता है। दिस हेल्प्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। तो इससे क्या होता है कि हम भी वही काम कर रहे, दूसरा भी वही काम कर रहे, तो यहाँ क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गया। ठीक है, दोनों एक ही जैसा एफर्ट लगा रहे हैं एक काम के ऊपर, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू द स्केलर चेन। यहाँ पे क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड को भी मेंटेन किया जा सकता है किसके जरिए, स्केलर चेन के जरिए। कौन कैसे ऑर्डर्स कौन कौन इशू करेगा, किसको इशू करेगा। ठीक है, फिर इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज म्यूचुअल रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हम लोग यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर चुके होते हैं। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज। और क्या होता है, स्टेबिलिटी भी होती है, केओस नहीं मचा होता कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल काम हो सकता है। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ को किया जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। पहला कहता है इट में क्रिएट रिजिडिटी ड्यू टू प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसीज एंड रूल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, रिजिडिटी क्रिएट हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसीज और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज़ टू फॉलो द एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड के थ्रू। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप में नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड। आपस में रिलेशनशिप भी पूरी तरीके से अंडरस्टूड नहीं हो पाएगा क्योंकि बिल्कुल फॉर्मल हैगा। इट डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क। ठीक है, इसके अंदर किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ये कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल पाती है। ठीक है, फिर कहता है गिव द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला कहता है इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन और सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल। क्या रिफ्लेक्ट करता है, ह्यूमन और सोशल रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट। एक जैसा टेस्ट है, अगर लैंग्वेज है, रिलीजन है, कल्चर है, अगर एक जैसी चीजें हैं, एक जैसी चीजों पे बेस्ड होता है। फिर कहता है द मेंबरशिप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलंटरी। ठीक है, ये मेंबरशिप क्या होती है, वॉलंटरी, जबकि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप क्या है, कंपलसरी थी। ये क्या है, वॉलंटरी है। आप चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं, आप चाहे तो ना बने। ठीक, इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके कोई रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। इट एमर्जेस टू मीट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है, ये क्यों एमर्ज होता है, ताकि सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को लोग फुलफिल अपनी कर सकें। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस को हम लोग पढ़ते हैं। पहला कहता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। क्या प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेल्फ वर्थ, कि उनकी वर्थ क्या है वो एक चीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट रिकॉग्नाइजेस एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एंड बूस्ट हिज सेल्फ इमेज। ठीक है, ये क्या करती है, मदद, ये किस चीज़ में मदद करती है, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज करने में और उसकी सेल्फ इमेज को बूस्ट करने में मदद करती है। ठीक है, फिर कहता है रिलीफ फ्रॉम मोनोटोनी। An informal organization provide them an opportunity to socialize with each other। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने आप को सोशलाइज हर एक कर सके। सच सोशलाइजेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर सोशल सेटिस्फैक्शन। इससे क्या होता है, उनका सोशल सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होता है। सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम। मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शेयर जॉब नॉलेज एंड असिस्ट ईच अदर इन परफॉर्मिंग जॉब। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मेंबर्स एक दूसरे से शेयर करते हैं किसको, जॉब नॉलेज को, और एक दूसरे की मदद करते हैं कि वो अपना जॉब कर सकें अच्छे से। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर फ्रॉम प्रेशर ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किस चीज़ से, प्रेशर से, किसकी, टॉप मैनेजमेंट की। फिर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए क्या प्रोवाइड करती है, एक नेसेसरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड लीडरशिप स्किल। और क्या प्रोवाइड करती है, पर्सनालिटी और लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है। चलिए
इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। पहला कहता है कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्स इट्स ओन नॉर्म्स। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, दीज नॉर्म्स में बी कॉन्ट्रारी टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये हो सकता है कि ये क्या हो, कॉन्ट्रारी हो, किसके, जो बिहेवियर और परफॉर्मेंस हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर रहे हैं उसके कॉन्ट्रारी हो। ठीक है, फिर कहता है रेजिस्टेंस टू चेंज, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जनरली प्रेफर स्टेटस क्यू एंड एग्जिस्टिंग वर्क रूटीन। ठीक है, ये क्या होता है, किसको प्रेफर करता है, स्टेटस क्यू एंड एग्जिस्टिंग वर्क रूटीन को क्या करता है, प्रेफर करता है। चेंजेस आर रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू इट्स बिलीफ एंड वैल्यूज। इसके अंदर अगर चेंजेस लाए जाएं तो फिर इसको क्या किया जाता है, इसको क्या माना जाता है, थ्रेट माना जाता है टू इट्स बिलीफ एंड वैल्यूज। फिर कहता है रोल कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन एन एम्प्लॉय इज अ मेंबर ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स ही फेसेस अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय क्या है, मेंबर है दोनों का, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तब फिर वो क्या फेस कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकता है। कंफर्मिटी, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फोर्सेस इट्स मेंबर्स टू कंफर्म टू इट्स नॉर्म्स। ठीक है, क्या करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फोर्स करता है अपने मेंबर्स को टू कंफर्म करे वो अपने नॉर्म्स को, वैल्यूज को, इवन इफ इट इज़ हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हार्मफुल क्यों ना हो, किसके लिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज, र्यूमर, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर र्यूमर्स पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी इन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन होती है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, तो फिर वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक तरीके का र्यूमर क्रिएट होता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहला कहता है इट इज द मोस्ट लॉजिकल, टाइम प्रूवन एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, एक लॉजिकल, टाइम प्रूवन और नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इट प्रोवाइड्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब जिस चीज़ का वो काम करता है, जिस चीज़ जो भी उसकी ऑक्यूपेशन है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है, विच मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। उससे क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर भी हो पाता है। इट इंश्योर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या जो इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि सारी एक्टिविटीज जो नेसेसरी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। फिर कहता है इट फैसिलिटेट्स सुपरविजन बिकॉज, क्या है, ये फैसिलिटेट करता है सुपरविजन, क्यों, एन इंडिविजुअल मैनेजर बिकम्स फैमिलियर विद द रिलेटेड टास्क एंड एक्टिविटीज एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसलिए क्योंकि एक मैनेजर क्या होता है, फैमिलियर हो जाता है विद द रिलेटेड टास्क एंड एक्टिविटीज एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव दी डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। पहला कहता है स्पेशलिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में नॉट बी एबल टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो लोग स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं ना, वो हो सकता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव ना देख पाएँ एज अ होल। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना मुश्किल होता है। फंक्शनल हेड डू नॉट ऑब्टेन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल जो हेड्स होते हैं वो पूरा एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं जो एक एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए था टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए। फिर एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस डिपार्टमेंट में ऑल्सो बिकम टू लार्ज कॉजिंग डिले इन डिसीजन मेकिंग। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है वैसे वैसे डिपार्टमेंट्स भी उसके अंदर बढ़ते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले होने लगता है। मैनेजर्स में ट्राई टू बिल्ड अप देयर ओन फंक्शनल एम्पायर्स। मैनेजर्स क्या ट्राई करते हैं, अपने खुद के ओन फंक्शनल एम्पायर्स को बढ़ाने में जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लीडिंग टू इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इससे क्या होता है इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला कहता है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स।
ठीक है। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन क्या करता है, जो प्रॉब्लम अराइज हो रही होती है कोऑर्डिनेट करने में आपस में, वो रिड्यूस कर देता है। फिर कहता है इट फोकसेस इंडिविजुअल अटेंशन ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन विच फैसिलिटेट प्रोडक्ट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या करता है, इंडिविजुअल का अटेंशन किसकी तरफ करता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन की तरफ, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन की तरफ, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट एक्सपेंशन होती है और डाइवर्सिफिकेशन भी पॉसिबल हो जाता है। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड ह्यूमन टैलेंट। ठीक है, ये क्या करता है, स्पेशलाइजेशन लेके आता है किस चीज़ में, फिजिकल फैसिलिटीज़ में और ह्यूमन टैलेंट के अंदर। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड। ठीक, डिविजनल स्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन और ग्रोथ को, जिससे क्या होता है, न्यू डिविजन्स को भी ऐड किया जा सकता है विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है उसमें कोई रुकावटें नहीं आती, वो इंटरप्ट नहीं होता है, वो आराम से चलता रहता है और हम न्यू डिविजन्स को भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंज। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है और अडेप्टेबल भी होता है चेंज में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। पहला कहता है ईच प्रोडक्ट डिवीजन मेंटेन इट्स ओन फैसिलिटीज एंड पर्सनल ड्यू टू विच ऑपरेटिंग कॉस्ट में बी हाई। क्या होता है, हर डिवीजन क्या करता है, अपनी खुद की फैसिलिटीज मेंटेन करता है, अपने खुद के पर्सनल जो है मेंटेन करता है, जिससे क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा आर नॉट अवेलेबल। यहाँ पे किसी भी तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं हो पाती है, किस केस में, फाइनेंसिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, फिर there may be underutilization of plant capacity when the demand for particular product is not adequate। ठीक है, हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कम हो गई हो, तो उससे क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन हो जाता है प्लांट की कैपेसिटी का। प्लांट की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की है, लेकिन हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या है, डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो हम उसको प्रोड्यूस करके क्या ही करेंगे। ठीक है, इसलिए अंडर यूटिलाइजेशन इसीलिए अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, फिर मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट में फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट। ठीक, मैनेजर हर डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट के मैनेजर है ना, वो अपने खुद के प्रोडक्ट पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, विदाउट थिंकिंग ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। टोटल ऑर्गेनाइजेशन को वो भूल जाते हैं, वो सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस मेंटेन रखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन डिफरेंट डिविजन्स ऑन एलोकेशन ऑफ फंड एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, हो सकता है कि आपस में क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए डिविजन्स के अंदर। क्यों, किस चीज़ को लेके, फंड्स को लेके और अदर रिसोर्सेज को लेके। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन अगर हम करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अगर हम कर देते हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। पहला कहता है रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव। ठीक है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को क्या मिलती है, रिलीफ मिल जाती है, किस चीज़ की, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एनेबल्स अ मैनेजर टू शेयर हिज वर्कलोड विद हिज सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन किस चीज़ में मदद करता है, एक मैनेजर अपने वर्कलोड को क्या करता है, शेयर कर देता है, किसको, अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक, इट रेड्यूसेस द बर्डन ऑफ वर्क ऑन सीनियर एग्जीक्यूटिव। इससे क्या होता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो वर्कलोड था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, उसके बाद स्पेशलाइजेशन। थ्रू डेलीगेशन एन एग्जीक्यूटिव कैन असाइन जॉब टू हिज सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। ठीक, डेलीगेशन के थ्रू क्या करता है, एक एग्जीक्यूटिव एक जॉब असाइन करता है अपने सबऑर्डिनेट को, किसके अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। जो भी उसकी एबिलिटी है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से उसको जॉब असाइन कर दी जाती है। डेलीगेशन लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क। डेलीगेशन से क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क हो पाता है, विच रिजल्ट्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है, किस चीज़ का, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी और मटेरियल रिसोर्सेज का भी। क्विक डिसीजन व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। जब अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ कैन टेक डिसीजंस। तब फिर वो क्या होते हैं,
वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजंस क्विकली ले सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव। क्यों? उनके पास अथॉरिटी थी कि वो डिसीजन ले लें वहाँ पे। मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स, डेलीगेशन प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ स्टेटस एंड रिकॉग्निशन टू सबॉर्डिनेट। ठीक है, डेलीगेशन से क्या होता है, एक फीलिंग आती है किस चीज़ की, स्टेटस की और रिकॉग्निशन की, किसके अंदर, सबॉर्डिनेट्स के अंदर। देयर इंडिपेंडेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू अथॉरिटी। ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाती है। क्यों? ड्यू टू अथॉरिटी दे इंजॉय एंड द रिवॉर्ड दे गेट फॉर गुड परफॉर्मेंस। फिर आता है स्केलर चेन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट्स अ चेन ऑफ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। ठीक है, स्केलर चेन क्रिएट होती है सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक। रिलेशनशिप अमंग मैनेजर्स, इट प्रोवाइड्स मीनिंग एंड कंटेंट टू मैनेजरियल जॉब्स। ठीक है, मैनेजरियल जॉब को एक क्या प्रोवाइड करती है, मीनिंग प्रोवाइड करती है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं। पहला कहता है रिडक्शन इन बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, हम लोग जो है जो अथॉरिटी होती है उसको डिस्पर्स कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो वर्कलोड होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टॉप एग्जीक्यूटिव का। दे कैन डिवोट ग्रेटर टाइम एंड अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट पॉलिसी। फिर वो क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है टाइम दे सकते हैं। फिर मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेट, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल जो होता है लोअर लेवल मैनेजर्स का वो इम्प्रूव हो जाता है। बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर इंडिपेंडेंस, पार्टिसिपेशन एंड स्टेटस। किस वजह से? क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, पार्टिसिपेशन होता है और उनका एक स्टेटस होता है। फिर अगला पॉइंट आ रहा है बेटर डिसीजंस। Under decentralization, authority to make decision is placed in the hands of those who are responsible for executing the decision. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी किसको दी जाती है डिसीजन लेने के लिए? उनको जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन किसको दी जाती है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं एग्जीक्यूट करने के लिए डिसीजंस को। ठीक है, उनको अथॉरिटी दी जाती है। एज अ रिजल्ट मोर एक्यूरेट एंड फास्टर डिसीजंस कैन बी टेकन। इससे क्या होता है, एक्यूरेट और फास्टर डिसीजन जो है लिए जा सकते हैं। एज द सबऑर्डिनेट्स आर वेल अवेयर ऑफ देयर रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। क्यों? सबऑर्डिनेट अपनी रियलिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। Innovation and creativity. Each product division is given sufficient autonomy for innovation and creativity. हर एक डिवीजन को क्या दिया जाता है, एक आज़ादी दी जाती है कि वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट कैन एक्सटेंड लीडरशिप ओवर अ जॉइंट एंटरप्राइज। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट क्या कर सकती है, लीडरशिप को एक्सटेंड कर सकती है। फिर कहता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिसीजन मेकिंग की हर लेवल पे और हर डिपार्टमेंट के अंदर। चलिए अब डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। पहला कहता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्रिएट प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द एंटरप्राइज। क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं हो पाएगा जो भी हमारे डिफरेंट यूनिट्स हैं एंटरप्राइज के। ठीक है, देयर मे बी लॉस ऑफ कंट्रोल एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज। लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है और इंटीग्रेशन खत्म हो सकता है एंटरप्राइज का। फिर कहता है हैवी ओवरहेड्स। डिसेंट्रलाइजेशन में रिजल्ट्स इन हायर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव बढ़ सकते हैं। ठीक है, एज इट रिक्वायर्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिफाइड मैनेजर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइड मैनेजर्स को आपको एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तभी आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, moreover many staff functions and facilities may have to be duplicated. कई सारे स्टाफ के फंक्शंस और फैसिलिटीज़ को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ जाएगा। अनसूटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। क्रिएशन फॉर ऑटोनोमस डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट रिक्वायर्स ब्रॉड प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, ब्रॉड प्रोडक्ट लाइंस के अंदर रिक्वायर्ड होती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन स्मॉल फर्म्स। छोटी फर्म्स इस चीज़ को जो है नहीं अपना सकती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में रेस्ट्रिक्ट टाइमली एक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसीज। इमरजेंसी के केस में क्या हो सकता है, जो टाइमली एक्शन लिया जा सकता था उसमें क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट
डिसेंट्रलाइजेशन में नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट, जो भी एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट होते हैं उसकी वजह से भी डिसेंट्रलाइजेशन कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इन बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट का, वो अनसर्टेन होता है। अ कंपनी में भी सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट अनसर्टेनिटी, हो सकता है कि वो कंपनी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज से गुजरती रहती हो। ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स में नॉट फॉलो यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है। जो डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट होती है वो एक जैसी पॉलिसीज और प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है। एज अ रिजल्ट इनकंसिस्टेंसीज में अराइज इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, इससे क्या हो सकता है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी, ये सारी एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसी पाई ज़रूर जाएगी। ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, पहला आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप। क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स होती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप होता है, सोशल रिलेशनशिप होता है अमंग एम्प्लॉइज। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डेलिबरेटली प्लान्ड, यहाँ पे डेलिबरेटली इसको प्लान किया जाता है, एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, और इसको कौन क्रिएट करता है, मैनेजमेंट क्रिएट करती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होती है, क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरैक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। फिर द पर्पज़ ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीव द प्लान्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या पर्पज़ है, कि हम जो गोल है, प्लान्ड कर रखा है गोल हमने, उसको हम अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के। फिर द पर्पज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टू सेटिस्फाई सोशल कल्चरल नीड्स ऑफ मेंबर्स एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो सोशल एंड कल्चरल नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वेल डिफाइंड। जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्लियर। जो स्ट्रक्चर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो कभी भी क्लियर नहीं होता। मैनेजर एक्ट एज लीडर बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर पोजीशन अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर्स क्या होते हैं, एक्ट करते हैं एज अ लीडर। क्यों? क्योंकि वो सुपीरियर हैं। ठीक है। उनकी पोजीशन क्या है, सुपीरियर पोजीशन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। मेंबर्स वॉलंटरली चूज देयर लीडर अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लीडर एक खुद चूज करते हैं वो लोग आपस में मिलके वॉलंटरी। ठीक है, कि उनका कौन लीडर होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच मेजर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। ठीक है। हर एक मेजर फंक्शन क्या होता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर आए तो अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर ईच मेजर प्रोडक्ट लाइन इज अ सेपरेट डिवीजन। ठीक है। यहाँ पे हर प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, एक सेपरेट डिवीजन होती है। कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है। कोऑर्डिनेशन इज सिंपल इन डिविजनल स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज इकोनॉमिकल। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर बड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। कंट्रोल इज सिंपल अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रोल करना आसान होता है। कंट्रोल इज डिफिकल्ट अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। डेवलपमेंट ऑफ जनरल मैनेजर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जनरल मैनेजर्स को डेवलप करना पॉसिबल नहीं होता। डेवलपमेंट ऑफ जनरल मैनेजर इज पॉसिबल। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जनरल मैनेजर्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग कंसंट्रेट कर देंगे अथॉरिटी को टॉप लेवल पे। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या करेंगे, हम डिस्पर्स कर देंगे अथॉरिटी को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। फिर कहता है रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इज मिनिमम इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन में जब हमने अथॉरिटी किसी को दी नहीं तो सबऑर्डिनेट का रोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे हमने सब जो है सबऑर्डिनेट्स को क्या दे रखा है, अथॉरिटी दे रखी है, तो इसलिए उनका रोल मैक्सिमम हो जाएगा। द पर्पज ऑफ सेंट्रलाइजेशन टू इंश्योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। पर्पस क्या था सेंट्रलाइजेशन का, कि इंश्योर करे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को। जबकि द पर्पस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज टू स्पीड अप डिसीजंस एंड टू मोटिवेट एंड डेवलप सबऑर्डिनेट। तो पर्पस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि स्पीड अप डिसीजन स्पीड अप हो सके और मोटिवेट हो सके सबऑर्डिनेट और अपने आप को डेवलप कर सकें।
बर्डन ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव इज हैवी, क्यों उनके ऊपर हैवी है बर्डन? क्योंकि उन्होंने सारी पावर अपने पास रखी हुई है डिसीजन मेकिंग की। द बर्डन ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव इज लो, क्यों यहाँ पे लो हो गई है? क्योंकि उन्होंने सारी पावर बांट रखी है सबऑर्डिनेट्स को। सेंट्रलाइजेशन इज सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। डिसेंट्रलाइजेशन इज सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा सूटेबल होती है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है सर? तो डेलीगेशन इज अ कंपलसरी एक्ट एज नो मैनेजर कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन हिज ओन। डेलीगेशन क्या है? कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि एक मैनेजर सारा काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल पॉलिसी, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ऑप्शनल पॉलिसी होती है। आप चाहें तो अपनी पावर डिस्पर्स कर सकते हैं, आप चाहें तो ना करें, ठीक है। द पर्पस इज टू रिड्यूस बर्डन ऑन मैनेजर, डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है? कि मैनेजर्स के ऊपर से बर्डन को हम कम कर दें। और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर द पर्पस इज टू इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स। यहाँ पे पर्पस क्या होता है? लोअर लेवल मैनेजर्स को के रोल को इंक्रीज किया जाए। क्या किया जाए? उनके रोल को इंक्रीज किया जाए। डेलीगेशन के अंदर इट्स स्कोप इज नैरो एज इट इज कन्फाइंड टू अ सुपीरियर एंड इट्स इमीडिएट सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन का जो स्कोप है ना वो नैरो है, क्यों? क्योंकि इस ये कहाँ तक कन्फाइंड है? सिर्फ सुपीरियर और उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक ही कन्फाइंड है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइड है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? डेलीगेशन का एक्सटेंशन होता है टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ तक के? लोवेस्ट लेवल तक के जाता है। फिर डेलीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी। डेलीगेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम शेयर करते हैं टास्क को और अथॉरिटी को। डिसेंट्रलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज़ का रिजल्ट है? पॉलिसी डिसीजन का। डिसेंट्रलाइजेशन किसका रिजल्ट है? पॉलिसी डिसीजन का, जो किसने लिया है? टॉप मैनेजमेंट ने लिया है, ठीक। देयर इज लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? फ्रीडम कम से कम होती है, क्यों? यहाँ पे फ्रीडम डिसीजन लेने की कम से कम होती है, क्यों? ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, क्यों? यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है? सुपीरियर का होता है। देयर इज मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पे क्या होता है? फ्रीडम ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है ड्यू टू लेस कंट्रोल बाय द टॉप मैनेजमेंट, क्यों? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा कम होता है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपके दिमाग में अराइज हुई है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना लेटेस्ट अपडेट आप तक नहीं जा पाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।